फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम। कूलाम नियम क्या है इसको समझते हैं। कूलाम नियम दो बंधुवत आवेशों या दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए दिया गया है। यानी कि जैसे दो बिंदुवत आवेश हैं, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु, इन दोनों पर Q1 व Q2 दो ये दोनों ही बिंदुवत आवेश हैं। इन दोनों के आवेश के मध्य या तो आकर्षण बल काम करेगा या फिर कौन सा करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इन दोनों बलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलाम नियम का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट जाने इसके बारे में, तो कूलाम नियम केवल कार्य करने वाले बलों पर और उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा, मान लेते हैं F बल कार्य करेगा, हो सकता है वो प्रतिकर्षित हो या फिर हो सकता है वो आकर्षित बल हो, कोई सा भी बल हो, लेकिन इस बल पर और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है इस पे डिपेंड करता है। यदि मैं दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दूंगा तो जो बल है वो घट जाएगा, यानी दोनों का खिंचाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को अगर मैं दूर कर दूंगा, दोनों ही बिंदुवत आवेशों को मैं दूर कर दूंगा, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बीच जो बल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमें ये पता लगा कि जो दोनों बीच, ये कूलाम नियम केवल दूरी पर, बल पर निर्भर करता है। यानी दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल होता है वो कम ज़्यादा करेंगे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी पर निर्भर करता है। आवेशों के परिमाण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि Q1 और Q2 कितना स्ट्रॉन्ग है ये उस पर भी निर्भर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कूलाम नियम F यानी बल, R दूरी और आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। अब कूलाम नियम होता क्या है इसको समझते हैं। तो मैंने मान लेता हूँ दो बिंदुवत आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2, दो बिंदुवत आवेश हैं, दोनों ही धनावेशित हैं। मैं चाहूँ तो एक पॉजिटिव ले सकता हूँ और एक नेगेटिव ले सकता हूँ। ध्यान रहे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों ही बिंदुवत आवेश कौन सा लेना चाहते हो। एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, यह भी दोनों बिंदुवत आवेश है। दोनों धनात्मक लो चाहे दोनों ऋणात्मक लो, दोनों ही बिंदुवत आवेश होने चाहिए या स्थिर आवेश होने चाहिए। दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच में या तो अगर वो दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। और यदि दोनों ही समान प्रकृति के हैं तो दोनों के बीच में कौन सा कार्य काम करेगा, दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षित बल। तो कूलाम नियम के अनुसार क्या कहता है कि दोनों बलों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो F है, F किसके समानुपाती कार्य करेगा, Q1 और Q2, जो हमने दो चार्ज माने हैं Q1 और Q2, दोनों का गुणनफल किसके समानुपाती होगा। कैसे होगा आप ध्यान से समझते हैं कि अगर मैं दोनों का मान बढ़ाऊंगा उतना ही बल मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोनों की जो आवेश की कमी कर दूंगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी दोनों पे निर्भर करता है। यदि मैं आवेश का मान बढ़ा दूंगा यानी दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो उन दोनों के अंदर जो खिंचाव है या दूर धकेलने की ताकत है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। और यदि मैं दोनों की ताकत को घटा देता हूँ तो ताकत कम होगी तो बल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी एक दूसरे के दोनों क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक बात पढ़ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दूरी पर कैसे निर्भर करता है। तो इन दोनों के, अगर मैं इन दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी को कम ज़्यादा करूँगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा भी होगा। जैसे इन दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे सपोज करते हैं ये दोनों चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव और पॉजिटिव, मैं इन दोनों चार्ज को दूर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो दोनों के बीच में जो खिंचाव था या फिर जो प्रतिकर्षण बल था या आकर्षण बल था उसका मान क्या हो गया, घट गया। अब उसका मान, बल का मान घट गया तो क्या चीज़ बढ़ी, हमारी दूरी बढ़ गई और बल का मान क्या हो गया, घट गया। तो जो दूरी के साथ बल होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
दूरी के साथ जो बल का मान होता है, ध्यान रहे ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न तो ये 1/r फॉलो करेगा और ना ही ये 1/r का r की क्यूब को फॉलो करेगा, ये केवल 1/r² को ही फॉलो करता है कूलाम नियम। तो यहाँ से हम लोग दो समीकरण बनाई। पहली समीकरण क्या बनाई, कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ F समानुपाती Q1 Q2 यानी आवेशों के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जैसे ही मैं समानुपाती का सिंबल हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, k यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, एक नियतांक ले लिया। k यहाँ पे क्या है, नियतांक है। k का मान किस पे निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा या फिर मात्रक प्रणाली पर भी निर्भर करता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, k एक कांस्टेंट राशि यानी एक नियतांक है। इस k का मान निर्वात के अंदर बात करें, निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे माध्यम की अनुपस्थिति हो यानी हवा भी नहीं उपस्थित हो, वो जो होता है वो हमारा निर्वात का काम करता है। इसके लिए k का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्साइन नोट। ये एप्साइन नोट होता है। एप्साइन नोट क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता। एप्साइन नोट को क्या बोलते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता। अब 1/4 एप्साइन नोट, तो एप्साइन नोट एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान कितना होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ से मात्रक बना सकते हैं k की वैल्यू पुट करके। इसी प्रकार k की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट राशि है तो k की भी कांस्टेंट राशि क्या होगी, ये मैं निर्वात में बात कर रहा हूँ तो ये निर्वात की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। हम लोग मात्रक और विमा भी इनकी बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे या k का मात्रक रखेंगे तो r का मात्रक हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है, q का मात्रक कूलाम होता है, q का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम स्क्वायर इधर न्यूटन स्क्वायर हो गया। तो हम लोग अगर इसका मात्रक बनाए तो न्यूटन, ये मीटर इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से हम लोग मात्रक और विमा बनाने, और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से 11th में सीख चुके हैं। तो यहाँ से k की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, k की मात्रक और विमा। तो कूलाम नियम किस पे निर्भर करता है, कूलाम नियम दूरी, आवेशों की मध्य दूरी पर, आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल पर, और आवेशों में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आवेश का जो मान है वो कितना कम ज़्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कूलाम नियम होता क्या है, वापिस से देख लेते हैं। दोनों आवेशों का गुणनफल बीच में कार्य करने वाले बल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग कूलाम का निर्वात में क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, ये निर्वात के अंदर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे। आगे हम पढ़ें, यदि मान लो निर्वात नहीं दिया और आपको कोई माध्यम दे दिया, जैसे हवा दे दी, कांच दे दिया, रबड़ दे दिया, माध्यम का मतलब जैसे ये पेन दे दिया, तो अलग अलग माध्यम दे दिया। तो अब माध्यम में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला k की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो आ जाती है 1/4 पाई एप्साइन नोट एप्साइन r। एप्साइन r एक पैराविद्युतांक वैल्यू होती है और एप्साइन नोट मैं पहले बता चुका हूँ। एप्साइन, इसको ये भी लिखा जाता है k बराबर 1/4 पाई एप्साइन e। एप्साइन r का मान होता है एप्साइन e अपॉन में एप्साइन नोट। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये, तो मोस्टली आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे माध्यम के लिए, एप्साइन नोट एप्साइन r। एप्साइन नोट होता क्या है ये मैं पहले पीछे बता चुका हूँ। एप्साइन नोट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। लेकिन एप्साइन r क्या है, एप्साइन r पैराविद्युतांक होता है जो प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग और फिक्स होती है। जैसे हवा, निर्वात, ऑक्सीजन की इन तीनों की वैलेंसी पूछूं तो ER का मान सदैव 1 से अधिक हो, 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, बट 1 के आसपास होता है। तो ये कह सकते हैं कि ER का मान 1 से नीचे नहीं होता, यानी नेगेटिव में नहीं होता। तो हमें ER का मान याद होना। मान लो आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हवा के अंदर k का मान ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पे एप्साइन नोट तो रखोगे ही 8.8 × 10⁻⁻12, लेकिन जो ER है उसकी वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 1 यहाँ से पुट करोगे, क्योंकि ये निर्वात में नहीं पूछ रहा, किस में पूछ रहा है, माध्यम में पूछ रहा है। यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि ER का, एप्साइन ER का। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हवा, निर्वात, ऑक्सीजन में ER, यानी ER एक पैराविद्युतांक होता है। पैराविद्युतांक क्या होता है, एक प्रकार का अचालक पदार्थ होता है जिसमें धारा का फ्लो नहीं होता है।
अगला पॉइंट आता है, तो अगर किसी धातु के लिए आपसे पूछ लिया जाए या फिर किसी चालक के लिए पूछ लिया जाए तो उसका ER का मान होता है अनंत। तो हम लोग यहाँ पे ER की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अनंत कर देंगे, और उस माध्यम में हम लोग उस फॉर्मूले में पुट करके चलेंगे। जैसे हमारा F बराबर K है तो K की जगह हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे माध्यम के लिए, और हम लोग जब धातु के लिए पूछेगा तो ER का मान मैं क्या रख दूंगा, इन्फिनिट रख दूंगा यहाँ पे। मान लो कांच के लिए ER का पूछ लेता है, अलग अलग है, सभी के लिए आप याद कर सकते हो, तो हम लोग 5 से 10 के बीच में जो वैल्यू सीधी होती है उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्यम के लिए निकाल सकते हैं। कूलाम नियम में अगर हम लोग 2 कंडीशन में दिया जाता है, निर्वात है, अगर पर्टिकुलर माध्यम दिया है तो ही हम लोग माध्यम के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी माध्यम नहीं दिया हुआ है, सिंपली बात पूछी गई है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, नॉर्मली निर्वात माध्यम लेके ही सॉल्व करेंगे। जैसे K बराबर 1/4 पाई एप्साइन नोट लेके ही उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि एक धातु का पैरावृतांक बताइए कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे एप्साइन नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एप्साइन R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इसी प्रकार हम लोग बात करें तो जो कूलाम नियम होता है वो किस पे लागू होता है, वो बात करें तो कूलाम नियम केवल और केवल बिंदुवत आवेश या फिर स्थिर आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए या फिर गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता। गतिशील के लिए लगा भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट होता रहता है, तो हम लोग 1/r यूज़ कर सकते हैं मोस्टली, बट ये एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कूलाम नियम केवल स्थिर या फिर बिंदुवत आवेश के लिए ही लागू होता है, गतिशील आवेश के लिए नहीं होता है। क्या कूलाम नियम 1/r³ की भी पालना करता है, यानी कि मैं क्या 1/r² है उसकी जगह 1/r³ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। सिर्फ ये किसके लिए फॉलो होता है, कूलाम नियम 1/r² के लिए ही फॉलो होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि पर्टिकुलर इसका चार्ज कितना है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। फिर हम लोग को देखा गतिशील आवेश के लिए लागू होता है, तो कूलाम नियम गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन अगर कंपटीशन के हिसाब से करना चाहो तो 1/r लेके आप लागू कर सकते हो। फिर एक पूछा जाता है कूलाम नियम में अगर Q1 और Q2 दोनों का मान 1 है, Q1 और Q2 दोनों का मान 1 है और उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, Q1 व Q2 दोनों का मान 1 है और बीच की दूरी 1 मीटर है, तो F का मान कितना होगा, 9 × 10 की पावर D की बैलेंसी अगर 1 दी हुई है हमें फॉर्मूले में, तो हमारा जो मान होता है वो K की बैलेंसी के बराबर यानी उतना ही होता है। फिर हमसे पूछा जाता है कि 2 बिंदुवत, चाहे ये 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बल की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, विपरीत होगी या समान होगी, तो मैं मानूंगा, देखो ये प्लस है, ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को इधर धकेलेगा, तो ये प्लस इधर भागेगा, दिशा इसकी किधर होगी, ये इधर ही भागेगा, इधर तो आ ही नहीं सकता। और अब ये प्लस इसको किधर भगाएगा, इधर भगाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो इस पे ये क्या लिखेंगे, इनकी प्रकृति प्रतिकर्षण बल और प्रकृति क्या है, विपरीत है। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और माइनस प्लस को क्या करेगा, इधर खींचेगा। फिर भी इन दोनों की दिशा कैसी हुई, एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो इसमें भी प्रकृति कैसी होती है, विपरीत। तो हम लोग कह सकते हैं कूलाम नियम में जो बल कार्य करता है वो एक दूसरे के विपरीत ही कार्य करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो बल की प्रकृति होती है कार्य करने वाली, वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत हो। चाहे वो दोनों बल आकर्षण हो, चाहे वो दोनों ही बल प्रतिकर्षण के कारण बंधे हों, चाहे आकर्षण के, उन दोनों के बीच में जो बल की प्रकृति होती है वो सदैव क्या होती है, विपरीत होती है। तो कूलाम नियम हम कह सकते हैं 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ पॉइंट ध्यान रखने, ये स्थिर बिंदु के लिए लागू होता है, 1/r³ के लिए लागू नहीं होता, 1/r² के लिए लागू होता है, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता है। और जब 2 बिंदुवत आवेश होते हैं उनके मध्य चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उनकी प्रकृति सदैव क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। ये दोनों एक दूसरे को विपरीत ही धकेलते रहते हैं। लेते हैं एक न्यूमेरिकल कूलाम नियम से रिलेटेड। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच की दूरी दी हुई है 0.53 यानी 53 × 10⁻⁻10 मीटर, और बल दिया हुआ है हमें
बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, बल हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले कूलाम नियम, अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी माध्यम नहीं दिया कि आप हवा के अंदर निकालिए या फिर किसी कांच के अंदर निकालिए, कोई पर्टिकुलर माध्यम नहीं दिया हुआ है। तो मैं निर्वात के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा। निर्वात का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो बैलेंसी होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻�19, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात की गई, यानी Q1 इलेक्ट्रॉन मानो जैसे दो बिंदुवत आवेश बोलें तो पहला जो है माइनस का है, दूसरा प्लस का है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ और ये प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, वो बल मेरा F है और उस बल का मान मुझे ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, तो 5.3 इंटू 10⁻⁻10 दी हुई है। सबकी बैलेंसी पुट करूंगा। प्रोटॉन के लिए हम लोग प्लस चार्ज ले लेते हैं, बाकी बैलेंसी वो सेम रहती है। आर की बैलेंसी हमें क्वेश्चन में दी गई है, के का मान हमें फिक्स पता है पहले, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे न्यूटन होता है, सॉरी यहाँ पे होता है आपका मात्रक बना लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक बना लेंगे। अब हम बात करते हैं F बराबर, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट की। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन यानी Q1 की वैल्यू -1.6। आप माइनस ले भी सकते हो और माइनस प्रमाणिक वैल्यू होने के कारण, प्रमाणिक वैल्यू लेने के कारण हटा भी सकते हो। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस जो प्लस चार्ज प्रोटॉन का लेना है तो इंटू करना है, फिर हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आर की बैलेंसी आर की जगह हमें पुट करनी है, यानी जो बैलेंसी दी है हमें इस फॉर्मूले के अंदर पूर्णतः पुट करनी है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, देखो 1.6 और 1.6 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, माइनस जो मैंने आगे ले लिया तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू पावर, देखो बेस सेम है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो आधार कितना है, 10 और 10, तो आधार मैंने 10 माना, दोनों की पावर ऐड होगी तो 19 और 19 कितनी होगी, 38 हो गए। अब हमने क्या किया, नीचे बैलेंस शीट पुट कर दी, सेम वही ट्रिक। 9 इंटू, जब मैं 1.6 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 2.56 आएगा, इंटू 10⁻9 जैसा था वैसे का वैसा पड़ा है मेरे पास, और 10⁻−38 जैसा था वैसे का वैसा पड़ा है। फिर आगे हमने बात की 0.53 इंटू 0.53, इस स्क्वायर को मैंने खोल दिया, एंड बेस सेम है तो आधार कितना होगा, आधार सेम है तो पावर कितनी होगी, 10⁻−20। इस माइनस को ऊपर लेके जाऊँगा तो कौन सी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब बात करें 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻−29 इंटू 29 कैसे बची, 38 में से 9 गई, कितने बचे, 29, और जो ये पावर थी ये 20, ये ऊपर ले गया तो यहाँ पे कितनी होगी, प्लस की 20 होगी। जब इस पूरे अंत तक कैलकुलेट करूँगा, इस पावर को कैंसिल कर दूंगा तो पावर कितनी बच गई, 10⁻−9 बच गई। यहाँ पे -9 इंटू 2.56 इंटू नीचे कितना 0.53 इंटू 0.53। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा -8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन, या फिर 9 पूरे को कैलकुलेट करने पर -8.2 इंटू 10⁻−8 न्यूटन। बल इतना आ गया। आप इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो, क्योंकि बल जो होता है प्रमाणिक वैल्यू लेने के बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव हटा सकते हो आप। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लेते हैं कि 1 कप जल में आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी 1 कप के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें पूछा है कि आवेश कितना होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पूछे नहीं, क्या पूछे, आवेश। कप में लगभग जो जल दिया है वो कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लगभग 250 ग्राम दिया हुआ है। तो मैं ये मानूंगा कि इस जो कप के अंदर कितने अणु हैं, यानी जल के कितने अणु मिलकर 1 कप जल बना है। तो अणु निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू Na होता है हमारे पास अवोगाद्रो संख्या, m होगा, स्मॉल m होगा जो हमें मान दिया। जैसे स्मॉल m हमें कितना दिया हुआ है, कप के अंदर कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम पानी दिया हुआ है। और जो ये होता है m, ये होता है जो आपका पानी किससे मिल, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का 2, टोटल इसका जो अणु का द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया, 18 हो गया। आप केमिस्ट्री में और अच्छा निकालना सीखे होंगे। तो ये हो गया 18। अब हमने क्या कर दिया, इसी को बैलेंसी को यहाँ पे पुट कर दिया, n 250 ग्राम, नीचे जो हमारा H2O का था 18,
इंटू हमने Na रख दिया। Na मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। अब हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं 250/18 इंटू अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, फिक्स मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.03 10 की पावर 23। 6.03 10 की पावर 23। जब मैं 250 में 18 का भाग लगाऊंगा तो आंसर आएगा 13.88 इंटू बाकी जो हमारी ये संख्या वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी 6.03 इंटू 10 की पावर 23 वैसे पड़ा। अब मैंने जब 13 को और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 83.70 इंटू 10 की पावर कितनी बच गई हमारे पास 23। ये पावर जो थी वो वैसी की वैसी ही पड़ी है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिया है इसी को ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि 1 कप जल है उसमें कितने अणु हैं। तो 1 कप जल के अंदर कितने अणु लगे 83.70 इंटू 10 की पावर 23, यानी जो जल है इतने अणुओं से मिलकर, उसमें जल कितना है इतना है, सॉरी जल के अणु कितने हैं 83.70 इंटू 10 की पावर 23, इतने वहाँ पे जल के अणु मिलकर एक जल कप जब बनाए। अब हमें चाहिए इस पे आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर Ne। अब हमारे पास एक अणु में कितना आवेश होता है जल के एक अणु में, तो जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें फॉर्मूला पड़ा है H2O। अब ये H2O है यानी कि टोटल अणु कितने बने 2, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन 2 अणु, एक पे एक, तो एक और एक कितने हो गए 2, 2 और 8 कितने हो गए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए हम लोग परमाणु क्रमांक के पास जाएंगे। परमाणु क्रमांक के बराबर ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी प्लस माइनस अभी नहीं लगा हुआ है। ये तत्व है जो उदासीन कंडीशन में है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक 2, तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन एक अणु पे 10 है, तो अपने को कितना चाहिए 10, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना क्वांटीकृत आवेश है 10 इंटू 10 की पावर -19। एक जल के एक अणु में कितना हुआ है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अपने पास टोटल कितने अणु हैं जल के 83 हैं। 83 इंटू 10 की पावर कितने हैं 23। तो मैं इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1339.2 इंटू 10 की पावर 4। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसकी साइंटिफिक वैल्यू भी लिख सकते हो। जैसे मैं इस 13 पॉइंट को और छोटा बनाना चाहता हूँ, साइंटिफिक वैल्यू को मतलब छोटा बनाना, तो इंटू 10 की पावर कितनी है 4। आप क्या कीजिए और छोटा बनाने के लिए इस पूरी संख्या को 1000 से गुणा कर दीजिए और 1000 से ही भाग कर दीजिए। जब मैं 1000 का भाग लगाऊंगा तो 1 2 3 संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट, लेकिन जो ऊपर वाली 3 जीरो है वो इसके साथ क्या हो जाएगी कैलकुलेट होकर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी टोटल, क्योंकि 4 तो पहले थी और 3 जीरो ये होगी, 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो टोटल जीरो कितनी बच गई यहाँ पे 7। तो आंसर कितना लिख सकते हो आप 1.339 10 की पावर 7। आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, दोनों ही है। ये एक साइंटिफिक यानी छोटी वैल्यू होगी और ये आपकी जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है बड़ी वैल्यू होगी, इसमें लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक वैल्यू को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 1000 का गुणा कर दिया और 1000 का ही भाग लगा दिया। जिससे भाग लगाया था तो उस संख्या का भाग लगा दिया, गुणा में 3 जीरो थी तो मैं जितनी जीरो होगी आगे बैलेंस 4 जीरो पहले पड़ी थी, 3 ये होगी 7 जीरो होगी टोटल, और जो ये नीचे वाली 3 जीरो थी तो मैंने 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो टोटल आंसर आ गया 1.339 इंटू 10 की पावर 7। तो इस प्रकार हम लोग उस कप के जल के अंदर कितना आवेश होगा 1.339 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम आवेश होगा।